हेलो स्टूडेंट्स। कल अपन ने लवणों के सूत्र और निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण से। उसमें हमने कलोड क्षार अभिक्रिया के द्वारा कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में पढ़ लिया था। कलोड क्षार अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है, उसे चित्र सहित पूछ लिया जाता है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ना। अगला है लवणों के निर्माण में विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। क्या है? CaOCl2। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। बनाया कैसे जाता है निर्माण की अभिक्रिया? देखो, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट का निर्माण होता है और साथ में जल का अणु बनता है। निर्माण की अभिक्रिया को ध्यान में रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला दिया जाता है और जो विलयन अपन कड़ी करने के काम में लेते हैं ना घरों में, वही बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस पर क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर किससे लवण का निर्माण होता है? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि एक पदार्थ अक्ष पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर पदार्थ बी का निर्माण होता है। बी पदार्थ का उपयोग पीने के जल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। अभिक्रिया तथा ए व बी के नाम लिखो। तो यहाँ आपको ये याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, ये क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे आप क्लोरीन गैस प्रवाहित कर रहे हो तो बी के रूप में क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण CaOCl2। क्योंकि विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में किया जाता है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम लिखो, सूत्र लिखो, निर्माण की अभिक्रिया लिखो या फिर उपयोग लिखो। इन्हीं में से सिलेक्ट करके कोई भी पाठ निर्माण की अभिक्रिया तथा उपयोग लिखो या रासायनिक नाम, सूत्र तथा उपयोग लिखो। तो आपको पूरा कंप्लीटली याद रखना है। इनमें से जैसे पूछा जाए उसके अनुसार कर देना है। उपयोग देखो, पीने वाले जल को जीवाणु या रोगाणु मुक्त करने में उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में जैसे कोई कपड़ा है उसका रंग चेंज करना है, रंग से मुक्त करना है, विरंजित करने में, यानी रंग से मुक्त करने में प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। और कागज उद्योग में भी विरंजक चूर्ण का विरंजक के रूप में उपयोग होता है। तो समझ लिया ना, पीने के जल को जीवाणु रहित करने में कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट का उपयोग है, वस्त्र उद्योगों में है, कागज उद्योगों में है, प्रयोगशाला अभिकर्मक सारे ही लवण होंगे। प्रयोगशाला में कहीं ना कहीं सभी लवणों का उपयोग किया जाता है। अगला लवण है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोरेट का सामान्य नाम विरंजक चूर्ण है ना, उसी प्रकार से बेकिंग सोडा का सामान्य नाम खाने का सोडा भी है। इसका भी रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि सूत्र से देखो NaHCO3, Na हो गया सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हो गया। कच्चे पदार्थ के रूप में इसके निर्माण की अभिक्रिया में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो हम निर्माण की अभिक्रिया लिखेंगे और आप चारों पदार्थ याद रखोगे कि बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बनाने में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो एक तो साधारण नमक होता है जो हम घर में काम में लेते हैं, NaCl। इसके अलावा NaCl को जल में घोल लिया जाता, जलीय विलयन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अमोनिया गैस काम में ली जाती है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के निर्माण में साधारण नमक NaCl प्लस साधारण नमक का जलीय विलयन मान लो आप, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2। इन अभिकारकों से मिलकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और साथ में क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनियम क्लोराइड को अवक्षेप के रूप में अलग कर लिया जाता है और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण बन जाता है।
तो निर्माण की अभिक्रिया समझ आई क्या? साधारण नमक का जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया गैस प्रवाहित करके क्या बनाया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। आगे प्रश्न है, उपयोग कहाँ किया जाता है बेकिंग सोडा का? तो बेकिंग सोडा का रसोई घर में उपयोग किया जाता है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में। हमने पीछे चैप्टर में पीएच प्रभाव पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था कि हमारे शरीर में आमाशय में ऑक्जेंटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं किसका स्राव करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि हमारे आमाशय में अधिक हो जाए, या आपने इसी प्रकृति का भोजन कर लिया जो एसिडिक नेचर का अधिक था, तो पेट में अम्लता बढ़ जाती है। और अम्ल बढ़ेगा तो हमें उदासीन करने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? प्रबल क्षार या क्षार का उपयोग करना पड़ेगा। और बेकिंग सोडा है वो प्रबल क्षार की श्रेणी का लवण है। तो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लता के रूप में या एंटासिड के रूप में भी करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में या एंटासिड के रूप में। देखो आपने वहाँ एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, MgOH की होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से एंटासिड के रूप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग भी किया जाता है, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं तो अम्ल के प्रभाव को कम कर देते हैं। अगला है अग्निशामक यंत्रों में। अब अग्निशामक यंत्रों में क्या होता है कि आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग ली जाती है। अब जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसको अग्निशामक यंत्रों में लिया जाता है एक बोतल में, और उसके क्लिपर को हम दबाते हैं तो वो H2SO4 है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में गिर जाता है, और दोनों की अभिक्रिया से वहाँ सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, थोड़ा जल ऐसे बनते। तो यही कारण है कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? अग्निशामक यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करने में, ताकि आग को बुझाया जा सके। जो सोडा वाटर या शीत पेय युक्त आप पदार्थ पीते हो, कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, तो उनमें आप जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलते हो देखते हो एक गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो इन शीतल पेय पदार्थों में भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जहाँ CO2 गैस का निर्माण होता है। अगला अपना लवण है धोने का सोडा। अब धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट में 10 जल के अणु, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। बेकिंग सोडा को आप गर्म करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिसे सोडा एस कहते हैं। और इस सोडा एस का पुनः यदि क्रिस्टलीकरण करोगे तो आपको धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा प्राप्त होगा। कैसे बनाया जाता है? सोडा एस की क्रिस्टलीकरण से जल से अभिक्रिया द्वारा सोडा एस के क्रिस्टलीकरण से सोडियम कार्बोनेट और 10H2O जो प्राप्त होता है उसे धोने का सोडा या धावन सोडा कहते हैं। देखो ये 10 जल के अणु हैं, वो किसी लवण में निश्चित जल के अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, और ये निश्चित जल के अणु ही रहेंगे, अपन इनको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। तो धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणु कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो सूत्र आप हमेशा ध्यान से लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट 10H2 धावन सोडा होगा। यदि केवल सोडियम कार्बोनेट लिख दोगे तो वो सोडा एस हो जाएगा, जो कि बेकिंग सोडा को गर्म करने से प्राप्त होता है। अगला देखो, निर्माण की अभिक्रिया आपने लिख दी। उपयोग कहाँ होता है इसका? कांच, साबुन और कागज उद्योगों में उपयोग किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए भी उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और जल में जो स्थायी कठोरता आ जाती है ना, उसे दूर करने में भी। देखो बाकी तो आप जनरली समझ जाओगे। जल की स्थायी कठोरता, जल में सोडियम या कार्बोनेट के लवण पाए जाने के कारण जल का उपयोग करने में साबुन आसानी से वहाँ कार्य नहीं करता। इस प्रकार के जल को कठोर जल कहते हैं। और इस कठोर जल को मृदु करने में किसका उपयोग होता है? धावन सोडा का, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है, ये उपयोग हो गए। उपयोग अच्छे से याद रखोगे कि कांच, साबुन और कागज उद्योगों में सोडियम कार्बोनेट 10H2O का उपयोग किया जाता है, धोने के सोडे का। घरों की साफ सफाई में हम काम में लेते हैं। और जल की स्थायी, अब ऐसे ही पूछ लेगा
एक यौगिक ए का क्रिस्टलीकरण करने पर यौगिक बी प्राप्त होता है। बी का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। तो देखो ए में सोडा एस है जिसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बोलोगे। क्रिस्टलीकरण आपने जल से उसकी अभिक्रिया करवाई है, सोडियम कार्बोनेट 10H2 आपको धावन सोडा प्राप्त हो गया। तो ए में आपका सोडा एस था Na2CO3 और बी में आपका क्या प्राप्त हो गया Na2CO3 10H2। ठीक है। इस प्रकार से धोने के सोडे का सूत्र, रासायनिक नाम, सामान्य नाम, निर्माण की अभिक्रिया और उपयोग आप याद करोगे। आगे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस चैप्टर का लास्ट लवण है वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस? इस प्लास्टर का निर्माण सर्वप्रथम पेरिस में किया गया था, इसलिए POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलने लगे इसे। रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट CaSO4 ½ H2O, आधा जल का अणु है। कैसे बनाया जाता है? जिप्सम होता है जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट 2H2O। जिप्सम में क्रिस्टलन जल के कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। तो जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। जिप्सम को यदि आप 373 केल्विन पे गर्म करोगे तो जिप्सम से 1.5 अणु जल का तो अलग हो जाता है और आधा अणु कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। इस अर्धहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। 373 केल्विन ताप याद रखोगे, फिक्स टेम्परेचर है जिस पे जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और यदि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया करवा दो तो वो क्या बना लेगा? जिप्सम। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता या नमी वाले प्लेस पे क्यों नहीं रखा जाता? आर्द्रता या नमी वाली जगह क्यों नहीं रखा जाता? तो आपको पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो जिप्सम से बना है। जिप्सम का अर्धहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यदि आप इसे आर्द्रता या नमी वाली जगह रखोगे तो ये जल के अणु को प्राप्त कर जिप्सम बना लेगा। जिप्सम एक कठोर पदार्थ है, कैल्शियम सल्फेट। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम में बदलने से रोकने के लिए इसे आर्द्रता वाली जगह नहीं रखा जाता या इसे नमी मुक्त स्थानों पर बंद करके रखा जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। सूत्र हो गया CaSO4 ½ H2O, जो 373 केल्विन ताप पर जिप्सम से अभिक्रिया करके, यानी जिप्सम को 373 केल्विन ताप पे आप गर्म करोगे तो कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट आपको प्राप्त होता है। उपयोग कहाँ करते हो आप इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जनरली हम देखते हैं कि हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर द्वारा प्लास्टर किया जाता वो है। मूर्ति आदि सजावटी सामान बनाने में, दंत चिकित्सा में भी इसका उपयोग होता है और भवन निर्माण की सामग्री में उपयोग किया जाता है। अभी तक आपके सामने धावन सोडा में 10 जल के अणु आए हैं, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जिप्सम में 2 जल के अणु आ गए। ये जल के अणु कैसे आए हैं? तो देखो, इसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणु की जो निश्चित संख्या होती है, कोई लवण है उसमें जल के अणु की कितनी निश्चित संख्या पाई जाएगी वो क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल कहलाती है। जैसे हम कॉपर सल्फेट लें CuSO4, कॉपर और कैल्शियम में अंतर है। देखो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, उसमें 2H2 होते हैं जो जिप्सम का सूत्र है, जबकि CuSO4 कॉपर सल्फेट है उसमें 5 जल के अणु होते हैं। और जो मेन धातु होती है ना इसकी कॉपर, इससे जुड़े हुए रहते हैं उपसहसंयोजक बंध के द्वारा। इसी प्रकार से कैल्शियम मेन धातु, उससे जल के अणु उपसहसंयोजक बंध से जुड़े हुए। तो लवण के एक सूत्र में जितने जल के अणु की निश्चित संख्या पाई जाती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम नीलाथ होता भी है, CuSO4 5H2। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं? 5। CuSO4 5H2, 5 जल के अणु हैं। इसी प्रकार से धावन सोडा में आपको जल के अणु पूछे जाएं तो सूत्र याद करो, Na2CO3 10H2O। तो जल के अणु कितने थे? 10 थे। आपको जिप्सम में जल के अणु या क्रिस्टलन जल के अणु पूछे जाएं तो कितने हैं? CaSO4 2H2O। और इसी प्रकार से फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2, यानी फिटकरी जिसे एलम कहते हैं उसमें 24
24 जल के अणु पाए जाते हैं जो क्रिस्टलन जल के अणु हैं। किसी भी लवण के सूत्र में ये निश्चित जल के अणु की संख्या होती है। ओके, आज चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन कल करेंगे। ध्यान से पढ़ो और समझते रहो, नोट्स बनाते चलो।